नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंपारण ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं कक्षा 12वीं इतिहास का पहला अध्याय। और ये पहला अध्याय जो ईंट मनके और अस्थि हड़प्पा सभ्यता, ये पहले अध्याय का अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जो 2024 जो आपका एग्जाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखते हैं बिना समय बर्बाद किए पहले क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पुरातत्व क्या है। पुरातत्व क्या है, तो समझिए इस बात को। पुरातत्व क्या होता है, तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी वस्तुएं दबी हुई है, छुपी हुई है। तो उस वस्तुओं के विषय में जानकारी प्राप्त करना ही पुरातत्व कहलाता है। देखिए, परिभाषा क्या लिखा हुआ है कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई पुरानी वस्तुओं का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई वस्तुओं के विषय में जानकारी प्राप्त किया जाता है, अध्ययन किया जाता है एवं विश्लेषण किया जाता है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा अपना क्वेश्चन है कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं। उत्खनन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, बात यह है कि पुरातत्व के माध्यम से हम यह पता लगा रहे थे कि पृथ्वी के गर्भ में जो छुपी हुई वस्तु है वो कौन सी वस्तु है। और उत्खनन कहने का तात्पर्य यह होता है कि उस छुपी हुई वस्तु को बाहर निकालने का क्रिया ही उत्खनन कहलाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई प्राचीन मूल्यवान पुरातात्विक वस्तुओं को निकालने की प्रक्रिया ही विशेष रूप से उत्खनन कहलाती है। अर्थात पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई प्राचीन मूल्यवान पुरातात्विक वस्तु। अब यहाँ पे बात बनता है कि पुरातात्विक वस्तु क्या होता है। तो पुरातत्व के माध्यम से जिस वस्तु के बारे में पता लगाया जाता है ना, वह वस्तु पुरातात्विक वस्तु कहलाती है। पुरातात्विक वस्तु कहलाती है। तो पुरातात्विक वस्तुओं को निकालने की प्रक्रिया को ही विशेष रूप से उत्खनन कहा जाता है या उत्खनन कहलाता है। ये अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, अभिलेख से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, अभिलेख क्या होता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, और ये कभी ना कभी आपसे पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए, अभिलेख से आप क्या समझते हैं। तो अभिलेख कहने का तात्पर्य है कि पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। मतलब कह सकते हैं हम लोग कि पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत या कठोर सतहों पर जो खुदाई करके उत्कीर्ण किए गए पाठन जो सामग्री होता है उसी को क्या बोलते हैं, अभिलेख कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों के महत्व का उल्लेख करें। कि इतिहास के लेखन में, इतिहास को जानने में, इतिहास को समझने में अभिलेख का क्या महत्व है उसके बारे में उल्लेख करना है। तो देखिए, दिया गया यहाँ पे कि वैदिक काल के पश्चात, खास करके मौर्य काल से पूर्व, मतलब वैदिक काल, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो काल आया ना उसी को वैदिक काल कहते हैं। तो वैदिक काल के पश्चात, खास करके मौर्य काल से पूर्व मतलब पहले, मध्यकाल तक इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब वैदिक काल के पश्चात, बाद में, और खास करके मध्यकाल के पूर्व मतलब पहले, मौर्य काल के पूर्व मध्यकाल तक इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो अभिलेख के माध्यम से, अब महत्वपूर्ण स्थान कैसे है कि अभिलेख के माध्यम से जो उस समय के तत्कालीन शासक हुआ करते थे, अपनी उपलब्धियों कि वो क्या क्या किए हैं, क्रियाकलापों को, व्यक्तित्व को एवं राजधर्म आदि के विषय में लिखवाते थे अभिलेख के माध्यम से। और लिखवाते थे। मौर्य कालीन शासक अशोक ने भारत के विभिन्न
भागों में पत्थर तथा शिलाओं पर अभिलेख खुदवाए थे। वही मौर्यकालीन शासक जो है अशोक हैं, उन्होंने क्या किया था कि भारत के विभिन्न भागों में क्या किया था, पत्थर तथा शिलाओं पर अभिलेख लिखवाने खुदवाने का कार्य किया था। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि अभिलेख लेखन में इतिहास लेखन में अभिलेखों के क्या महत्व है। उसके बाद आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला आपका क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोतों का वर्णन करें। मतलब प्राचीन भारत का जो इतिहास है, उस इतिहास को कैसे जाना गया या कैसे जाना जाता है, क्योंकि उस समय तो कोई कैमरा था नहीं कि जो फोटो खींच करके रखा गया है और उसको देख लिए, बाकी उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं था। जितने भी प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसके अध्ययन के स्रोत को जानने के लिए तीन प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। जो पहला है साहित्यिक स्रोत, मतलब किसी भी देश में या किसी वस्तु के इतिहास को जानना हो तो उसके साहित्य को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, कि वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, सिक्का किसका प्राप्त हुआ है, वहाँ के जो बर्तन वो किससे प्राप्त होते थे, किससे बनते थे। और तीसरा का विदेशी विवरण। ये तीन चीज़ों द्वारा प्राचीन भारतीय अध्ययन के स्रोतों को, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों को समझा या जाना जा सकता है। उस मतलब का अगला क्वेश्चन है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, या कार्बन 14 विधि क्या है। तो देखिए, जो कार्बन 14 विधि है ना, वो इस विधि के द्वारा किसी भी जीवाश्म का उम्र ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए कि पृथ्वी के अंदर कोई दबी हुई वस्तु प्राप्त हुआ और वह वस्तु कितना सौ वर्ष पुराना है या कितना वर्ष पुराना है, इस चीज़ को जानने के लिए कार्बन 14 विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, कार्बन 14 विधि है क्या चीज़। तो कार्बन 14 विधि जीवाश्म का उम्र ज्ञात करने का एक वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। क्योंकि इस विधि द्वारा जीवाश्म का उम्र ज्ञात करता है कि हाँ, जो जीवाश्म प्राप्त हुआ है वो कितना वर्ष पुराना है। इस विधि का खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री, जो यह विधि कार्बन 14 विधि है, इस विधि का खोज जो है ना, अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री थे, जिनका नाम था BF लीवी ने। BF लीवी साहब थे। उन्होंने क्या किया, BF लीवी ने 1946 में किया था। मतलब कि कार्बन 14 विधि, जो जीवाश्म का उम्र ज्ञात करने का वैज्ञानिक विधि है, इस विधि का खोज 1946 ईस्वी में अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीवी साहब ने किया था। देखिए, इस विधि से होता क्या है, इस विधि द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित जीवाश्म कितना वर्ष पुराना है। मतलब कि इस विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं कि जो पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित जीवाश्म है, जो जीवाश्म प्राप्त हुआ है, वह कितना वर्ष पुराना है। और देखिए, इसका उम्र ज्ञात कैसे होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिखे हम कि किसी भी वस्तु में कार्बन 12 तथा कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। कोई भी वस्तु, मान लीजिए कि यहाँ कोई वस्तु हो गया और इस वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है, परंतु विनाश की अवस्था में कार्बन 12 स्थिर रहता है, परंतु कार्बन 14 का क्षय होने लगता है। जब ये पृथ्वी के अंदर दब जाएगा, ये जीवित है, तो इसमें दोनों सेम मात्रा में कार्बन 12 और कार्बन 14, ये दोनों का अनुपात क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। दोनों का अनुपात सेम रहेगा। और मान लीजिए कि अगर कहीं इस वस्तु की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद कार्बन 12 का मात्रा जो है ना, वो सेम समान रहता है, लेकिन जो कार्बन 14 का मात्रा है, ये स्थिर रहेगा 12, लेकिन जो कार्बन 14 का मात्रा है, वो कार्बन 14 जो है ना, कार्बन 14 का क्षय होने लगता है। अर्थात जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होता है, वह पदार्थ उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। सीधा सीधा शब्दों में कहें तो ये जो वस्तु है, इस वस्तु में देखेंगे कि कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों समान मात्रा में पाया जाता है। मतलब दोनों का अनुपात क्या होता है, समान होता है। लेकिन मृत्यु के बाद जो कार्बन 12 है वो स्थिर रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन कार्बन 14 है, इसका जो मात्रा है ना, धीरे धीरे कम होने लगता है,
और जिस जीवाश्म में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी उस जीवाश्म को उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त हुआ, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा।